पार्टिसिपल में आई थिंक प्रेजेंट पास तो हो ही गया था, ठीक है। परफेक्ट की बात करनी है। चलिए, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करोगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में आप समझो, इसमें पहला पॉइंट जरा समझे हम लोग। पहला होता है रिएक्टिव केस। रिएक्टिव केस क्या होता है? ठीक है, रिएक्टिव केस क्या होता है इसको समझें कि रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया। हमने इसके पहले बताया आपको कि प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल हम लोगों ने यही किया था कि फर्स्ट एक्शन के साथ सेकंड एक्शन क्या हो रहा था, वो रिएक्ट हो रहा था, कोरिलेट हो रहा था। वही चीज आपको यहां देखने को मिलेगी कि जो आपका फर्स्ट एक्शन है और सेकंड एक्शन है आपस में कोरिलेट तो होंगे, लेकिन फर्स्ट एक्शन के कंप्लीट होते ही सेकंड एक्शन भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में क्या हुआ था कि फर्स्ट एक्शन हुआ और सेकंड एक्शन उसके बाद शुरू हुआ, या फर्स्ट एक्शन पहले हो चुका था फिर बाद में सेकंड एक्शन हुआ। इसमें क्या है कि फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन एक साथ कंप्लीट होते हैं। जैसे अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसका जो पीसी होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो हैविंग से स्टार्ट होता है। हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, यानी इसका जो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज है वो हैविंग से स्टार्ट हुआ, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन रिक्वायर्ड फॉर्म। समझे? यहां पे ना परफेक्ट का मतलब कुछ बच्चे अगर ऐसा समझ रहे हैं कि इसका मतलब परफेक्ट टेंस से है, तो ये गलत है। परफेक्ट का मतलब होगा पूर्णता, पूरा, कंप्लीट, संपूर्ण। कंप्लीट से याद आया, आज बच्चे कंप्लीट क्यों नहीं है? कहाँ कंप्लीट है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये वाली चेयर भी खाली हो जाए, कभी कभी हमको लगता है कि इतनी चेयर क्यों खाली है। अच्छा, पहले डेमो वाले बैठते थे, डेमो वालों का डेमो हो चुका। चलिए, एडमिशन ले रखा है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर स्टूडेंट एडमिशन लेकर नहीं आ रहा है तो ये तो कोचिंग का फायदा है, सीट खाली होगी और बिठा लेंगे, भर जाएगी तो कैसे बिठाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। तो अब ना आप जरा इस कंडीशन को समझो कि ये है क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने कहा सुनो कि सूरज निकला, सूरज निकला, इधर देख लो बेटा, नहीं तुम्हारा सूरज नहीं निकलेगा, ठीक है। हाँ, हमने कहा सूरज निकला और अंधेरा भाग गया, या अंधेरा खत्म हो गया। आप जरा सोच के बताना इन दोनों एक्टिविटीज में, सूरज के निकलने के बाद अंधेरा पूरी तरीके से भाग गया, या सूरज के निकलने के कुछ देर बाद अंधेरा भागा। मतलब दोनों काम कंप्लीट हो गए ना। ये थोड़ी हुआ कि एक काम होने के बाद
दूसरा काम जो है वो धीरे 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 हो रहा था कि सूरज अपनी जगह पे आ गया, अंधेरे ने कहा रुक जा यार, रात भर का थका हूं, थोड़ा आराम से जाऊंगा। ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है, पैसा मिलते ही वो खुश हो गया, पैसा मिलते ही खुश हो गया। तो पहला काम क्या हुआ? दूसरा काम क्या हुआ? धीरे धीरे खुश हुआ कि बाद में खुश हुआ? तुरंत खुश हुआ। आधा खुश हुआ कि पूरा खुश हुआ? पूरा, मतलब दोनों काम कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसको आप क्या कहते हो? परफेक्ट पार्टिसिपल। नाम में ही मीनिंग छुपी होती है, और मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर कर्म नहीं होते हैं, बहुत लोगों के नाम के हिसाब से काम नहीं होता, तो नाम के हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा है इसका मतलब सेंटेंस एरर है, और नाम के हिसाब से काम हो रहा है मतलब सेंटेंस सही है। ठीक है, सिंपल। देखिए, तो एग्जाम्पल देखें। हैविंग द फंड released the contractor started working। इस सेंटेंस में कहां गड़बड़ है? आगे आगे बोलने वाले बच्चों, अब ये बता दो इस सेंटेंस में गड़बड़ कहां है, एरर क्या है? सबसे पूछ रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी है बता सकता है इसका आंसर। हैविंग द फंड रिलीज्ड द कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड वर्किंग। क्या इसमें बता सकता है कोई कहां एरर है? सही आंसर देने वाले को 100 रुपए का नगद इनाम ऑनलाइन वालों के अकाउंट में चला जाएगा। है, हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए लालच में आकर गलत आंसर मत दें। क्यों, वर्किंग क्या दिक्कत है? वर्किंग स्टार्टेड, काम करना शुरू, इससे वर्किंग यहाँ पे नाउन हो गया ना उसका, स्टार्टेड वर्ब है। इससे बड़ी सीधी सी प्रॉब्लम थी, एक छोटा सा एरर था। है, रिलीज तो खैर वो तो है ही, जब हैविंग लगा है तो रिलीज होगा ही होगा। तो दोनों काम एक साथ खत्म नहीं हुए हैं, यानी फंड रिलीज हो गया और काम शुरू हो गया, तो दोनों काम हो तो गए एक साथ। जो रुका हुआ काम था वो तो स्टार्ट हो गया ना भाई। इसमें कहानी कुछ और थी, समझ नहीं पा रहे हो अब तक? है, हाँ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। नहीं, देन नहीं आएगा। नहीं, वर्क नहीं आएगा बेटा। देखो, वर्किंग सही है, समझ नहीं पाया तुम लोग अभी। देखो, हैविंग स्टार्ट किया, फंड आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया, रिलीज्ड वर्ब हो गया। ठीक है, थोड़ा छोटी सी कहानी ये है कि आप जब हैविंग लगाकर ऑब्जेक्ट के साथ V3 लगा रहे हैं तो ये केस आपका एक्टिव वॉइस होगा, जबकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है फंड, क्या ये खुद से रिलीज हो सकता है? क्या फंड को हम खुद से रिलीज कर सकते हैं? क्या हम फंड को रिलीज कर सकते हैं? मतलब फंड खुद से रिलीज नहीं होगा, हम फंड को रिलीज कर सकते हैं। तो अगर खुद से फंड काम नहीं करेगा तो इसकी एक्टिव कंडीशन खत्म हो जाएगी। हम फंड को रिलीज कर सकते हैं, मतलब फंड पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव कंडीशन बनेगी। और अगर पैसिव कंडीशन बनेगी तो इसका मतलब हैविंग द फंड बीन रिलीज्ड, क्योंकि आप हैविंग बीन लगाते हैं पैसिव वॉइस के साथ। तो 100 रुपए के इनाम का प्रश्न था, कुछ तो इसमें रहा होगा ना, तभी 100 रुपए लगाए दाव पे, नहीं तो ऐसे कैसे लगा देते बताओ? हमारा 5 रुपए अगर चला जाए बहुत तकलीफ होती है, 100 रुपए तो बड़ी बात है।
ठीक है, चलिए आइए अगला एग्जांपल लेते हैं। बात समझ में आई? ये इजी क्वेश्चन ले लो। हैविंग द टीचर been entered the class, all the students stood up. Having the teacher been entered the class, all the students stood up. क्या ये सेंटेंस सही है क्या? सोच लो। Having the teacher been entered the class, all the students stood up. क्या सेंटेंस सही है ये? आपने कहा बीन नहीं आएगा, पक्की बात है तुषार? पक्की? इन्होंने कहा बीन नहीं आएगा, ऐसा मानते हैं क्या आप लोग? शाबाश। क्योंकि यहां पर जो बीन लगा है ये किसके लिए लगा है? ये वो वर्ब है आपका एंटर, और किसने एंटर किया? टीचर ने ना। अब सही है, ठीक है। तो टीचर क्या हो गया? टीचर आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, एक्टिव केस हो गया। जाहिर सी बात है कि ये वर्क ये खुद कर सकता है, तो यहां पैसिव की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। पैसिव की जरूरत नहीं थी, और अगर पैसिव की जरूरत नहीं थी तो फिर यहां बीन की भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो राइट केस होगा हैविंग द टीचर एंटर्ड क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। इजी है, नहीं है? बहुत इजी है। हो गया, नोट कर लिया? एक क्वेश्चन और बनाना, ये नोट कर लिया, हटा दें इसको। हो गया भाई, आगे आइए। चलिए एक एग्जांपल देखिएगा। कंफ्यूजन हो रहा है। तो बेटा कहाँ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आप बता देना हमको, ठीक है। आइए, क्योंकि देखो अगर आपने शिवानी की बात करें, अगर आपने इसके पहले के दो टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, और आप सीधा परफेक्ट पार्टिसिपल से पढ़ रहे हो, तो ये दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। तो एक बार आप पिछली क्लास का ही बैकअप रख लीजिए, पिछली क्लास एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल ऑफ कोइंसिडेंटल। इसमें क्या होता है, ये जो टर्म होता है आपका कोइंसिडेंटल,
ये क्या है? कोइंसिडेंट का मतलब होता है संयोग, यानी एक कह सकते हैं कि एक तरीके का बाई चांस कुछ हो गया एक साथ, ये कोइंसिडेंट कहलाता है। अगर आप संयोग की बात करेंगे, कोइंसिडेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो कोइंसिडेंट की पोजीशन क्या होती है इसको समझिए। समझें इस चीज को, या ध्यान दीजिएगा। इसका जो पीसी होता है, इसकी स्टार्टिंग आप वाइल से करते हैं, और वाइल का मतलब यहां के दौरान से लिया जाता है, ठीक है। आप समझो, यहां पे पहले और दूसरे वर्ग के बीच में कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती है। पहला वर्ग हुआ है और उसके साथ दूसरा वर्ग हुआ है, बस उन दोनों का टाइम एक है, दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं। तो वाइल प्लस वी फोर का स्टार्ट करते हैं हम इसको, वाइल प्लस वी फोर, ठीक है। ये क्या कह रही है? चलिए, तो वाइल प्लस वी फोर की बात करेंगे हम। ये तब होता है जब आप कोइंसिडेंटल केस की बात करते हैं, संयोग की बात करते हैं। सुनना ध्यान से, जैसे पार्क में टहलते समय मुझे 2,000 रुपए का एक नोट मिला। सुनो, ये क्या फिक्स है कि जब जब हम पार्क में टहलेंगे 2,000 रुपए का नोट मिलेगा? अगर ये फिक्स हो जाए तो सब लोग क्या काम करेंगे? उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसका 2,000 का नोट बार बार गिर रहा है, उसे सारा ही छीन लेंगे इकट्ठा, ठीक है। पार्क में क्यों घूमेंगे फालतू का टाइम लगा के? ये केवल कोइंसिडेंट है। तो ऐसे केसेस क्या होते हैं, आपके कोइंसिडेंटल टर्म होते हैं, और जो कोइंसिडेंटल टर्म होते हैं वहां पे आप वाइल प्लस वी फोर का स्टार्ट करते हैं। जैसे टॉकिंग विद तरुण, टॉकिंग विद तरुण, आई noticed that his left eye was blinking। ये बताना जरा, सही है क्या? हमने कहा टॉकिंग विद तरुण आई नोटिस दैट हिज लेफ्ट आई वॉज ब्लिंकिंग। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जब जब मैं तरुण से बात करूं, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि उसकी जो ये बाई वाली लालटेन है ये बार बार ब्लिंक करे। ये कोई जरूरी है क्या कि जब जब कोई तरुण से बात करेगा तो उसकी बाई आंख फड़फड़ाएगी? क्यों तरुण? ये क्या है? ये कोइंसिडेंट, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। तो ये केस क्या है बेटा? ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल विद कोइंसिडेंटल टर्म। और ऐसी कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे? फिर यहां आप वाइल यूज करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हिस्सा आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज के कारण से सबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये जरूरी नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये केवल एक कोइंसिडेंट भर है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे
वॉकिंग इन पार्क आई सा ब्लैक कोबरा इन अ मोगरा। अब बताओ क्यों भाई, ये क्या है? ये क्या जरूरी है कि जब जब हम पार्क में जाएंगे हमको ब्लैक कोबरा मिलेगा? ये क्या है, कोइंसिडेंट है? संयोग ही तो है कि जब जब हम पार्क में जाएंगे हमको कोबरा मिलेगा। ठीक है, तो राइट केस क्या हो गया? While walking in park, I saw a black cobra in a mogra। ठीक है, मोगरे का फूल होता है, उसी में बैठा हुआ था। सोचने में क्या जाता है? ये तो जाहिर सी बात है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गया कवि। ठीक है, हम एक चीज बार बार कहते हैं ना, रटने वाले तोते मत बनो। ठीक है, समझने वाली चालाक लोमड़ी बनो। क्योंकि आज के जमाने में फॉलोवर्स की नहीं, रिबेलर्स की जरूरत है। आप अगर यस बॉस यस सर करते रहेंगे तो ये जो सोसाइटी ना आपको अपने हिसाब से घुमाएगी। और ऐसा कब तक होता है? लोग आपको अपने हिसाब से कब तक घुमाते हैं? नहीं, जब तक आपको उनकी जरूरत होती है। सॉरी, जब तक आपको उनकी जरूरत है। जिस दिन उन्हें आपकी जरूरत हो गई, आप उनको अपने हिसाब से घुमाएंगे। और ये तभी पॉसिबल जब आपके पास काबिलियत हो। तो काबिल बनो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। जब तक काबिल नहीं हो, आप हमेशा फॉलो कौन करता है? जिसके पास खुद का अपना कुछ नहीं होता। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। चलिए, लास्ट पॉइंट है पार्टिसिपल ऑफ एडजेक्टिव। पार्टिसिपल्स ऑफ एडजेक्टिव, इसमें क्या होगा कि इसमें कितना स्लो बोल रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? मतलब हमारी आवाज आ रही है आप तक? सही है, हमें लगता है माइक में दिक्कत है। चलिए, हम तेज बोलेंगे, लेकिन कितना तेज बोले? अच्छा, यहाँ भी इसने भी लिखा है वॉइस लो आ रही है। माइक चल रहा है कि नहीं? चलो, ऐसा तो नहीं कि जेब में रखने से ये सिग्नल ना आ पा रहा हो? ऐसा है, होता है थोड़ा सा। नहीं, वो हमारे साथ ही ऐसा होता है, किसी और के साथ नहीं। फिलहाल पार्टिसिपल ऑफ एडजेक्टिव, चलिए सुनिए। सीधा बैठ जाओ बेटा, टांग में तकलीफ है ना? इस उम्र में ऐसा होता है अक्सर। ठीक है, चलो, गलती तुम्हारी नहीं है, क्या करोगे। चलो देखो, तो पार्टिसिपल ऑफ एडजेक्टिव को समझो। पार्टिसिपल ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है कि आप जो दोनों वर्क होते हैं, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन। अब तक क्या हो रहा था कि फर्स्ट एक्शन की वजह से सेकंड एक्शन हो रहा था। अब क्या होगा कि फर्स्ट एडजेक्टिव की वजह से सेकंड एक्शन होगा। यानी इसमें जो है सब्जेक्ट का एडजेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होगा सेकंड वर्क के लिए। सुनना ध्यान से सभी लोग, इसको दो तरीके से डेवलप होते करते हैं इसको। पहला केस होता है लिविंग केस। तो अगर लिविंग की बात होगी
तो इसका जो पीसी होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो पीसी यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो आपका जो है वो बीइंग पे स्टार्ट होता है। बीइंग प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है आपका नॉन लिविंग का, यानी निर्जीव। अब नॉन लिविंग में जो पीसी होता है वो आपका इट बीइंग पे स्टार्ट होता है। इट बीइंग प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। अब कंफ्यूजन क्या आती है बच्चे? कंफ्यूजन आएगी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, ठीक है। कंफ्यूजन्स जो आएंगे वो आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की आएंगी। करेगा क्या कि लिविंग केस का कंडीशन होगी, बीइंग में वो वहां पे क्या करेगा, यहां इट लगा देगा, या नॉन लिविंग की कंडीशन होगी, यहां से इट हटा देगा, ठीक है। थोड़ा देखना ध्यान से सभी। एग्जाम्पल देखो, बीइंग अ sunny day, we should remain indoors today। आवाज नहीं बेटा, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि हम बीइंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बीइंग एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव आपको किसका ये रखना, ये लिविंग का रखना है, जबकि आपने यहां किस पे रखा है एडजेक्टिव? सनी डे। सनी डे मतलब धूप भरा दिन। ये लिविंग केस हो गया कि नॉन लिविंग केस हो गया? ये नॉन लिविंग केस हो गया। और अगर ये नॉन लिविंग केस हो गया तो क्या ये बीइंग से स्टार्ट होगा? क्या किससे स्टार्ट होना चाहिए फिर? इट बीइंग अ सनी डे। ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं? देखा है? कहां पे? ऐसे होता है। एक और देखिए, इट बीइंग अ काइंड पर्सन, काइंड पर्सन मोदी जी will take a cup of tea with you। आप अगर प्रेम से पूछेंगे तो जरूर आपके साथ चाय पियेंगे। हमको तो आज तक नहीं ऐसा कुछ मौका मिला, ठीक है। तो इट बीइंग अ काइंड पर्सन, अच्छा समझो, इट बीइंग नॉन लिविंग से स्टार्ट किए हैं, लेकिन हमने जोड़ा किसके साथ है? काइंड पर्सन। और काइंड पर्सन कौन है? मोदी जी। आजकल दाढ़ी बढ़ गई है इनकी। चल, मोदी जी क्या है, लिविंग में कि नॉन लिविंग में? लिविंग में, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर सब्जेक्ट आपका लिविंग केस है तो क्या काम करेंगे? इट को हटाएंगे, ठीक है। अपार्ट देन जो, हंसी मजाक किनारे करो, आप सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझो कि अगर एडजेक्टिव लिविंग केस का है और अगर अवेलेबिलिटी नॉन लिविंग नाउन की है तो ये भी मिस्टेक है।
एडजेक्टिव नॉन लिविंग का है, अवेलेबिलिटी नाउन लिविंग नाउन की है, वो भी मिस्टेक है। लिविंग में बीइंग के साथ और नॉन लिविंग में इट बीइंग के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए, तो हम लोगों ने इसके साथ पार्टिसिपल और पार्टिसिपल के साथ नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के साथ वर्ब, ये चैप्टर कंप्लीट किया। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हम कर दें। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, थोड़ा सा ये एक ओवरव्यू ले लो। इसको नोट कर लिया सब लोगों ने? छोटी सी बात है, सिंपल सी बात थी ये। चलिए, अच्छी बात है बेटा, नोट कर लिया सब लोगों ने? नोट जरूर करना भाई, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, आज यहां नोट नहीं करोगे तो कल आपको नोट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस नोट के लिए इसको नोट करना जरूरी है। ठीक है, होता है, आप समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो भी ठीक है। हालांकि किसी ने कहा है कि समझदार को इशारा काफी है। अब शर्त यह है कि समझदार कौन है। क्यों बालक? ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी? ये बच्चा समझदार है। ठीक है, आइए देखिए, तो हम लोगों ने चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया और पढ़ा क्या क्या इसके अंदर? हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा लिंकिंग वर्ड, बहुत दिन से चल रहा था ये। लिंकिंग वर्ब पढ़ा हम लोगों ने इसमें, टाइम एंड टेंस पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एक्टिव पैसिव वॉइस, आवाज नहीं बेटा, हम लोगों ने पढ़ा मोडाल्स, क्लॉजेस, नॉन फाइनाइट्स, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जो बच्चे हम्म नोट बना लिया, शाबाश। तो जो बच्चे इस टॉपिक को पूरा पढ़े हैं वो पता है कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आपके टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक्स हैं जो वर्ब के तहत पढ़े जाते हैं। और अगर आप ग्रामर के क्वेश्चन की बात करोगे ना अपने सिलेबस की, तो ये अकेला चैप्टर है जो 50% सिलेबस कवर करता है, अकेला 50% कवर करता है ये। ठीक है, तो आप ये समझो कि जो ये चैप्टर है आपका, ये 50% सिलेबस का चैप्टर था और आप लोगों ने इसे कवर किया। हम लोगों ने अब तक 70% ग्रामेटिकल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक रिसाइकलिंग चलती है इसकी, आपको परेशान नहीं होना है, ये कुछ क्लासेस में ये ओवर हो जाएगा, फिर दोबारा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगला चैप्टर है आपका, वो आपका क्या है भाई? एडवर्ब। ठीक है, तो यहां हम एडवर्ब को इंट्रोड्यूस करेंगे। एडवर्ब में कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जो आपको पढ़ने हैं, इनका भी आपको इंट्रोडक्शन देंगे, जिससे कि आपको जब एडवर्ब स्टार्ट करें तो आगे दिक्कत ना आए। फिलहाल ये नोट करना है किसी ने, फिर हम आगे बढ़े? नोट कर रहे हैं? हो गया? चलिए, आइए आगे देखा जाए। आइए बात करेंगे एडवर्ब, अगला चैप्टर है
इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सिलेबस आगे बढ़ता है, एडवर्ब छोटा चैप्टर है, मैक्सिमम 2 क्लास, या बहुत बहुत अगर डिले होगा तो 3 क्लास, इससे ज्यादा नहीं जाता। लेकिन एडवर्ब के बाद का जो चैप्टर है प्रीपोजिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टेक्निकल भी है, क्योंकि हमने आमतौर पे देखा है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट छोड़ो, अच्छे अच्छे टीचर फंस जाते हैं प्रीपोजिशन में, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड की मीनिंग एक ही जैसी होती है। और अगर जो ये बोलता है कि प्रीपोजिशन में हिंदी से प्रीपोजिशन सॉल्व कर देंगे, उसको कहना आपको 100 रुपए का इनाम देंगे, करके दिखाओ, नहीं हो पाएगा। प्रीपोजिशन केवल प्रीपोजिशनल कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, हिंदी का कोई लेना देना प्रीपोजिशन में है ही नहीं। इवन देन पूरी इंग्लिश में हिंदी का कोई रोल नहीं है। लेकिन ओके बेटा, अगर नहीं हो पाया है तो हो जाएगा शिवानी, आप परेशान ना होइए बेटा, हो जाएंगे चैप्टर, सारे हो जाएंगे बाबू, ठीक है। अब एडवर्ब को पहले हम लोग कंप्लीट कर लें। एडवर्ब है क्या, समझो। वर्ड को ब्रेक करेंगे तो एड प्लस वर्ब, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है एडवर्ब, ठीक है। एड प्लस वर्ब आपका एडवर्ब होता है। अब अगर आप एड और वर्ब दोनों को कनेक्ट करें तो एड का मतलब हो जाता है मोर, और वर्ब का मतलब होता है डूइंग एक्शन। ठीक है, चलिए। तो एडवर्ब क्या हुआ, एडवर्ब है कि वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव एंड डूइंग एक्शन। यानी कि किसी एडजेक्टिव और किसी किए जाने वाले एक्शन को जिस वर्ड के थ्रू क्वालिफाई करते हो, उसको आप क्या कहते हो, एडवर्ब कहते हो। और इसको आप आम भाषा में क्या कहते हो बच्चे, आम भाषा में आप कहते हो इसको क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता जहां से संबंधित होती है उसको आप एडवर्ब कहते हो। अब एडवर्ब कैसे कैसे एडवर्ब होगा बताओ तुषार। हमने कहा लिखो, ये वर्ब है। हमने कहा तेज से लिखो, अब ये तेजी से क्या हो गया, आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो तेजी से यानी कि फास्ट, ये क्या हो गया भाई, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। हमने कहा समझो, ये क्या है, वर्ब। ध्यान से समझो, एडवर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब जिस वर्ड के थ्रू आप क्लियर करते हैं, कंडीशंस को क्लियर करते हैं वर्ब के और एडजेक्टिव के, उसको आप क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब में सिलेबस क्या है, इंटरनल सिलेबस एडवर्ब का क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। आइए, सिलेबस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब में किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे आप, कौन कौन से पॉइंट हैं जो एडवर्ब में कवर होंगे, थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर,
दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा है एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन। चौथा है कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। पांचवा है रिमूवल ऑफ ट्रू। और छठा है आपका इन्वर्जन एक्सप्रेशन। ये आपका सिलेबस है जो आपको एडवर्ब के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, इजी है, आई थिंक बहुत इजी है। ठीक है, और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पे, कैसे आप पहले एडवर्ब को पहचानोगे। मेन चीज को एडवर्ब को पहचानोगे कैसे, कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, ये थोड़ा सा हम लोग इस पे ध्यान दें। और नेक्स्ट क्लास, इन 2 क्लास लगेगी इसमें हमें समझाने में। 2 क्लास में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो आज आपका दिन कौन सा हो गया, मंडे हो गया, तो हमारी एक क्लास आएगी वेंसडे और एक क्लास आएगी फ्राइडे। ठीक है, तो इन 2 क्लासेस में आपका जो एडवर्ब है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास में आराम से हो जाएगा। फिर अब जो उसके बाद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा वो प्रीपोजिशन होगा, तो उस क्लास को मत मिस करना, क्योंकि प्रीपोजिशन तुम्हारे एनडीए में 10 क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। अब उठा के देखो पेपर, 10 क्वेश्चन सीधे आए थे। ठीक है, तो अगर आप प्रीपोजिशन मिस कर गए मतलब 40 मार्क्स मिस कर गए। ठीक है, चलिए आइए, नोट कर लिया। आइए समझा जाए। सबसे पहले आप बात करिए एडवर्ब का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एडवर्ब की कंडीशन क्या है। एडवर्ब अगर आप नॉर्मली बनाना चाहते हैं तो इसका तरीका होता है एडजेक्टिव प्लस एलवाई। यानी क्या है बेटा, आपका ये शिवानी आपने जो लिखा है वो क्लियर नहीं हो रहा है हमको। ठीक है, अच्छा बैंक पीओ में पूछा आपने, बैंक पीओ में कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखो बैंक पीओ में जो आपके फिलर्स के क्वेश्चन होंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन होंगे या एरर्स के क्वेश्चन होंगे, अगर आप प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन को लेके चलोगे तो 35 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आपका जो फ्रेजल एक्सप्रेशन होता है जहां से सीधे सीधे 5 क्वेश्चन आते हैं वो पूरी तरीके से प्रीपोजिशन पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए, तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई आपका जो होता है वो एडवर्ब कहलाता है। यानी अगर आपने ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि हर बार एलवाई होने से ही एडवर्ब बनेगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप समझो कि एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब, लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है। क्या भाई, वो कॉन्सेप्ट है कि नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। यानी अब ये जो आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे थे कि एलवाई से आपका क्या बनेगा,
एडवर्ब बनेगा, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चैलेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होता है, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो कंडीशंस क्या आती हैं, कंडीशंस इन दोनों के बीच में कंफ्यूज करके देता है आपको। ठीक है, दूसरी चीज, आगे बढ़ेंगे। प्लेस पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ये बेसिक चीजों को आज खत्म कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आपके जो टेक्निकल चीजें हैं वहां से आगे बढ़ेंगे। तो एडवर्ब का प्लेस पोजीशन क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला प्लेस पोजीशन होता है वर्ब प्लस एडवर्ब। यानी पहली पोजीशन है कि वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, लेकिन ये कब होगा, ये होगा आपका विद रेगुलर वर्ब। जब वर्ब आपका रेगुलर होगा, तो रेगुलर वर्ब कौन सा भाई, सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग। जैसे हमने कहा ही इज फास्ट रनिंग, ये सही है, कि इज रनिंग फास्ट, ये सही है। रनिंग फास्ट, फास्ट रनिंग नहीं, रनिंग क्या है आपका, रनिंग क्या है, रेगुलर वेर वर्ब है। जैसे तुषार इज लाउडली स्पीकिंग, ये सही है कि तुषार इज स्पीकिंग लाउडली, ये सही है, स्पीकिंग लाउडली, क्योंकि स्पीकिंग क्या है आपका, रेगुलर मेन वर्ब है। ठीक है, तो पहला प्लेस पोजीशन है आपका क्या, कि वर्ब के बाद जाएगा, लेकिन यहां पे आपका मेन वर्ब क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी जो दूसरी प्लेस पोजीशन है एडवर्ब के लिए, वो क्या है भाई, वो है कि ये पहले आ जाना चाहिए, एडवर्ब प्लस वर्ब। तो एडवर्ब प्लस वर्ब की पोजीशन आप लेके जाएंगे तो ये किसके साथ होगा, विद इरेगुलर मेन वर्ब। यानी आपका अगर मेन वर्ब इरेगुलर फॉर्म का है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शाबाश, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा कि मेन वर्ब अगर इरेगुलर फॉर्म का है तो क्या काम करेंगे कि आपका जो एडवर्ब है पहले आ जाएगा। जैसे कैच, कट, सिट, अंडरस्टैंड, रियलाइज, कंसीडर, ये क्या है आपके, ये सारे आपके इरेगुलर वर्ब है। तो अगर इरेगुलर एक्शंस आएंगे तो इरेगुलर एक्शंस में आपका जो एडवर्ब है वर्ब से पहले जाएगा। ये जो वर्ड है आपके, ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, जनरली, रेयरली, ये सारे आपके जो वर्ड हैं ये एडवर्ब के इरेगुलर यानी वर्ब के इरेगुलर फॉर्म को सपोर्ट करते हैं। समझे, ये जितने वर्ड हैं तुम्हारे, ये वर्ब के इरेगुलर फॉर्म को सपोर्ट करते हैं। और यहां एक बात और समझ लो सभी, सुनो, ऑलवेज तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड है, एवर पॉजिटिव है, नेवर नेगेटिव है, सेल्डम नेगेटिव है, हार्डली, स्कार्सली, जनरली पॉजिटिव है आपका, और रेयरली नेगेटिव है। यानी कि नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली और रेयरली, ये पांच आपके नेगेटिव वर्ड हैं, जबकि ऑलवेज, एवर और जनरली ये आपके तीन पॉजिटिव वर्ड हैं। आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आप किसी भी नेगेटिव एडवर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं करते, किसी भी नेगेटिव एडवर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता। यानी अगर आपको नेवर के साथ नॉट रख दिया या हार्डली के साथ नॉट रख दिया तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो दो प्लेस पोजीशन तो आपकी ये हो गई कि किसी भी आप नेगेटिव वर्ड के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव एडवर्ब के साथ नॉट नहीं आएगा। पहला प्लेस पोजीशन कि वर्ब के बाद एडवर्ब जाएगा अगर आपका केस रेगुलर फॉर्म का वर्ब में है, और दूसरी पोजीशन है कि वर्ब के पहले एडवर्ब आएगा अगर आपका वर्ब जो है वो इरेगुलर फॉर्म में है। एक प्लेस पोजीशन और है, इसको नोट कर लिया,
रेयरली होगा। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने जानबूझ के मुश्किल सोच रखा है। इंग्लिश से इजी कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। क्यों तनुज, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। केवल इंग्लिश है क्या, सब कुछ आसान है? चलो एक छोटा सा पॉइंट और देख लो। देखो, एक पोजीशन ये होती है कि अगर आपके पास कोई नाउन है, सुनना, नाउन से पहले V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव के तौर पर है तो, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव के तौर पर है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले वाला वर्ड आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बात समझे? ठीक है, जैसे अगर हमने कहा मैनेज्ड कंपनी, सुनना ध्यान से, मैनेज्ड कंपनी, तो कंपनी नाउन हो गया ना भाई। ये इसके पहले जो मैनेज है, इसमें वर्ब है मैनेज, और मैनेज में वीडी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव आ रही है कि नहीं? क्यों? ऐसा एडजेक्टिव जो थर्ड फॉर्म का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले एडवर्ब आना चाहिए। यानी अगर हम रखें केयरफुल मैनेज्ड कंपनी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप केयरफुल में फुल एडजेक्टिव है, क्या करना पड़ेगा, केयरफुली मैनेज्ड कंपनी। ठीक है, तो ये 3 प्लेस पोजीशन है आपकी एडवर्ब की, तीसरा नंबर का ये था। चलो अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। आई थिंक 1-2 क्लास और लगेगी, एडवर्ब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपियां फेयर कीजिए, बाकी सब आसान है। ठीक है, रखिए इसको यहां तक।